नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और राजस्थान में अभी एग्जाम राजस्थान पुलिस का कब है, RSCIT का कब है, पटवार का कब है, अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है। और लगभग सभी जो अध्यापक थे जो बच्चे से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पा रहे थे, उन्होंने अब एक डिजिटल मीडिया साधन चुना है। मेरे पास मैंने अभी इससे पहले 5, 6, 7 वीडियो डाले थे, लेकिन विद्यार्थियों की एक डिमांड आई कि सर आप NCERT की बुक ले लो, उसको चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ाना शुरू कर दो। जिससे हमें क्या फायदा मिलेगा, अभी एग्जाम की पर्टिकुलर कोई डेट तो है नहीं, हम NCERT की जो किताबें हैं उनको पढ़कर कुछ अच्छा सीख जाएंगे। दोस्तों, हम लोग उस सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस समय राजस्थान में एक ऐसी वैकेंसी है, ऐसा एग्जाम है जिसकी किताब आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। लगभग लोगों ने आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले RSCIT का कोर्स किया होगा। दोस्तों, RSCIT की ये जो किताब है जिसके बारे में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, ये वर्धमान महावीर खुल्ला विश्वविद्यालय कोटा की बुक है। लगभग इसमें कंप्यूटर से संबंधित जितने भी एग्जाम होने हैं, यानी जिसमें आधारभूत कंप्यूटर का नाम दे रखा हो, यानी कंप्यूटर का एग्जाम ना हो, जैसे IA हो गया या कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी राजस्थान में थोड़े समय में आने वाली है, उन एग्जाम के लिए बुक सफिशिएंट नहीं है ये। लेकिन राजस्थान में कोई भी एग्जाम हो, UPSC, RPSC, SSC या मैं कहूं अधीनस्थ बोर्ड का, इस किताब को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो लगभग सारी चीजें कवर हो जाती है। दोस्तों, इस बुक में लगभग इंडेक्स अगर हम लोग देखेंगे तो इस बुक में कुल चैप्टर की संख्या है 16। मैं कोशिश करूंगा कि 16 चैप्टर को 16-17 दिन में, घंटे में मैं पूरा कर दूं, जिससे आप लोगों को ये पूरी बुक क्लियर हो जाए। इसकी खास बात एक और रहेगी कि इस बुक के पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, प्लस RSCIT ने अभी तक बहुत सारे पेपर लिए हैं, तो हमारे पास आधार होगा उन पेपरों को सोल्व करने का भी। अगर मैं कहूं कि पटवारी के पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो पटवारी का तो 1 या 2 पेपर हुए जिसमें कंप्यूटर आया है, तो पुराने पेपर का सॉल्यूशन मैं इस सब्जेक्ट के साथ जोड़कर नहीं चल सकता। इसलिए राजस्थान में दोस्तों जो केवल एक एग्जाम होता है RSCIT का, उसके पेपर हमें आसानी से मिल जाएंगे जिनको हम सोल्व करेंगे। दूसरी बात, हमें अंदाजा लग जाएगा कि जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए कितनी यूनिवर्सल है। दूसरी बात दोस्तों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो किसी एक बुक के माध्यम से नहीं सीख रहे हैं। अपन को इसी बुक को पढ़ाने के लिए मुझे हायर लेवल की बुक पढ़नी पड़ेगी, या मैं अपनी खुद की एक B2C कंप्यूटर की बुक आती है। दोस्तों, जो लोगों की वीडियो देख रहे हैं, अगर वो मेरे पुराने स्टूडेंट है तो उन सभी के पास ये बुक होगी। इसकी PDF आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ जो मैं वीडियो यहाँ पर YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ, वो सेम के सेम वीडियो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमें कोचिंग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे एप्लीकेशन से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर टेस्ट सीरीज भी टॉपिक वाइज अलग अलग चीजों की उपलब्ध है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को ये बताने के लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूं कि हम NCERT की बुकें स्टार्ट करने से पहले राजस्थान में एक आधार जिसको मानकर हम चलते हैं, RSCIT राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ये रजिस्टर्ड बुक है। अगर हम कोई भी एग्जाम देते हैं, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको प्रमाणित मानना हो तो हम इस बुक को लेकर रिट लगा सकते हैं, यानी हम सरकार से ये आग्रह कर सकते हैं, हम बोर्ड को ये बोल सकते हैं कि भाई इस किताब में लिखा हुआ है, हमने तो इसे पढ़कर ये चीज सीखी है। तो आइए दोस्तों, हम इस किताब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस बुक के चैप्टर वाइज चैप्टर पर डे आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो हम रिकॉर्डेड लाइव डालेंगे YouTube पर, जहां से आप इस वीडियो को देखकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं अगली चीज में इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। दोस्तों, आप लोगों का साथ मुझे चाहिए होगा, यानी जो मैं चीज आपको बता रहा हूं मैं सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो को, लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि अगर जिन लोगों के लिए आवश्यक है वो देखें वीडियो को और अपने बच्चों को इस समय डिजिटल युग की ओर लेके जाएं। आपको RSCIT का कोर्स राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में अनिवार्य कर दिया गया है। अभी होम गार्ड की एक वैकेंसी निकली है जिसमें RSCIT कोर्स जो विद्यार्थी कर रखा है उसे 2% एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं कि जो लोग RSCIT का कोर्स अभी तक नहीं किए हैं वो मेरे पर्सनल
मोबाइल नंबर पे बात करके एडमिशन ले सकते हैं। इस समय लॉकडाउन में आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और आपको रेगुलर कोचिंग आने का झंझट भी फिलहाल नहीं है, यानी घर बैठे भी आप RSCIT कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे आप डाउनलोड करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसका पहला चैप्टर है, इसे आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा, इसके क्वेश्चन के जो पीछे प्रश्न दे रखे हैं इनकी इमेज या PDF मैं साथ में ऐड कर दूंगा वीडियो के, जिससे आप क्लास खत्म होने के बाद देख सकते हैं, यानी हमने कितना सीखा है आप उसे पढ़ सकते हैं। अगली क्लास जब भी शुरू होगी, पहले जो पुराने क्वेश्चन होंगे उनका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस पहली क्लास में हम इस बुक का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस पहले चैप्टर में केवल इतना दे रखा है कि कंप्यूटर का परिचय क्या है। परिचय के अंदर हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन से लेकर कंप्यूटर के अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है वहां तक। तो आइए दोस्तों, समय ज्यादा खर्च ना करते हुए इस क्लास को शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो RSCIT का कोर्स कर रहा हो, चाहे वो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, राजस्थान के जो युवा बेरोजगार हैं इस समय वो पटवार और पुलिस की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। एक और बात करूं, जो विद्यार्थी इस समय SSC की तैयारी कर रहा था या जो विद्यार्थी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, उसे 2 सब्जेक्ट अभी पढ़ने पड़ रहे होंगे एडिशनल में। एक तो राजस्थान GK हो गया, प्लस ये कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है ये उसके लिए नया हो गया है। तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जो भी लोग राजस्थान की ओर या कंप्यूटर जिस एग्जाम में आता है उसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं या भाग लेना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो लाभदायक होगा। दोस्तों एक बार फिर मैं कहता हूं कि आप कमेंट करके मुझे सजेशन बताते रहिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो में या जो क्लास चल रही है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर पाऊं। तो आइए दोस्तों, बात को यहीं रोकते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिश करता हूं कि मैं 0 लेवल से लेकर आपको जितना एडवांस लेवल इस बुक में दे रखा है उसके साथ जो मेरा अनुभव है उसको जोड़कर भी पढ़ाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के परिचय की। हम अगर देखें परिचय के साथ साथ हम बात करें तो हम बात करेंगे यानी इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग ये कहना चाहे कि इस समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई काम नहीं है जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। मैं केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक इस समय कंप्यूटर की सहायता से तैयार होता है। हम कहें शादी से लेकर तलाक तक, शादी से लेकर तलाक तक का मतलब हुआ कि अगर आपको रजिस्टर्ड शादी करवानी है तब भी आप कंप्यूटर के माध्यम से करोगे, और तलाक भी लोगे तो इसके ही द्वारा प्रिंट आउट निकल कर आएगा। दूसरी भाषा में बात करें कि आप अगर कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म भरने से लेकर रिजल्ट देखने तक की जिम्मेवारी इस कंप्यूटर के माध्यम से ही होती है। अगर मैं साधारण बात करूं कि कंप्यूटर क्या काम आ रहा है, तो अगर पहला वर्ड हम यूज करें तो बोलेंगे गणना। गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन, यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग कहें कि रिसर्च, यानी कंप्यूटर का यूज किया जाता है किसी भी चीज की खोज करने के लिए। अगर हम बात करें, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर मैं कहूं कि पढ़ना या हम कहें क्लासेस के लिए, कौन सी क्लासेस चल रही है इस समय, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों एक जमाना था जब भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलती थी, यानी विद्यार्थी वहां पर गुरुकुल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस समय इस लॉकडाउन ने उन सारी पद्धतियों को दूर कर दिया है। आपको हर काम इस मोबाइल के माध्यम से ही करना पड़ रहा है। दूसरी भाषा में या हम समझने वाली लैंग्वेज में ये कहें कि भाई बिना मोबाइल अब मारो काम को नहीं चल रहा है, यानी आपको पढ़ने के लिए मोबाइल की सहायता लेनी ही लेनी पड़ेगी। जो पहले कहते थे कि हम इस मोबाइल का गलत उपयोग कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कंप्यूटर है, उन सबके लिए अब ये एक रामबाण या वरदान सिद्ध हो रहा है। इन सभी से एक चीज का तो पता चल रहा है कि हम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। आज के समय पर इस गणना और कैलकुलेशन से ज्यादा एक और वर्ड आ गया, मनोरंजन। मनोरंजन का मतलब है इंटरटेनमेंट।
इंटरटेन ज्यादा होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग है, कंप्यूटर का उपयोग है। दूसरी बात करें, अगर हम कहें मेडिकल का मतलब हुआ कि आप जितना भी स्वास्थ्य संबंधी, उपचार संबंधी बात करते हैं, उन सभी के लिए इस कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ा जो मोबाइल और कंप्यूटर का यूज है वो संचार के लिए है। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी आप लोग अगर किसी दूर बैठे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तब भी आपको कंप्यूटर का उपयोग करना होगा। मैं एक आधार मानकर आपकी क्लास को शुरू कर रहा हूं, जहां से हमने ये कहा कि इस समय हमें इस कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता इसलिए कि ये सारे काम इस समय कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। फिर अब मेरे मन में छोटा सा प्रश्न बना कि जिसने भी सबसे पहले कंप्यूटर बनाया होगा उसका उद्देश्य क्या कम्युनिकेशन करना था क्या उसका इंटरटेनमेंट था क्या उसका उद्देश्य ऑनलाइन क्लासेस चलाना था क्या उसका उद्देश्य रिसर्च करना था क्या? नहीं। जिसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था उसका उद्देश्य था गणना करना, या मैं ये कहूं कैलकुलेशन करना। उसने कैलकुलेशन करने के लिए ही सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था या बनाया होगा। तो प्रश्न बन जाता है, क्या आज का जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं गणना करने के लिए यही कंप्यूटर काम आया था, या इसके अलावा और कोई कंप्यूटर के ऐसे पार्ट का इस्तेमाल किया गया था जो गणना या कैलकुलेशन का काम करता था? दोस्तों, इससे पहले हम बात कर रहे थे, परिचय पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का। बहुत सारे लोगों के मन में एक छोटा सा सवाल है, कुछ जगह इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी रहता है। लोग कहते हैं सर क्या ये बात सही है, ये बात गलत है, या ये बात हम कैसे समझे, इसका प्रमाण क्या है? तो दोस्तों, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये 16 दिन खत्म होंगे, आरएससीआईटी बुक खत्म होगी, फिर हम कक्षा 9, फिर कक्षा 10, फिर कक्षा 11, फिर कक्षा 12 की क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। जिससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी तो मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ ही रहे हैं, लेकिन जो घर बैठकर एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं 9, 10, 11, 12 की, जिनके कंप्यूटर विषय ऑप्शनल भी है या कंपलसरी भी है, उनकी भी मैं सहायता कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कंप्यूटर जो शब्द है, ये कंप्यूटर शब्द एक शब्द से बना है जिसे कहा जाता है कंप्यूट। अगर इस कंप्यूट शब्द की बात करूं तो एक और शब्द होता है जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर। इन दो शब्दों के बारे में बात कर रहा हूं। एक दिन मैंने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते एक विद्यार्थी से बोल दिया कि भाई कंप्यूट कौन सी भाषा का शब्द है? सामने वाला बोला गुरुजी हिंदी भाषा का है। मैंने कहा भाई हिंदी का कैसे? बोल गुरुजी 5 आदमी बुला लो, ये कंप्यूटर आपने हिंदी में लिखा है इसलिए हिंदी भाषा का है। चलिए मैं इसे किस में लिख देता हूं? अंग्रेजी में। कौन से शब्द की बात कर रहा हूं? कंप्यूटर। यानी दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, यानी कंप्यूटर शब्द कौन से शब्द से लिया गया है, तो आप कहोगे कंप्यूट शब्द से लिया गया है, या आप कहोगे कौन से शब्द से लिया गया है? कंप्यूटर शब्द से लिया गया है। दोस्तों, बहुत सारे पेपरों में प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, या हम कह दें कंप्यूटर से हुई है। दोस्तों, ये कंप्यूटर शब्द जो है ये आपका शब्द है लैटिन भाषा का। यानी कंप्यूटर शब्द कौन सी भाषा का है? तो लैटिन भाषा का। और जो मैंने ऊपर लिखा था कंप्यूट शब्द, ये कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, और दोनों का अर्थ होता है गणना करना। यानी दोस्तों, मैंने सबसे पहले बताया कि कंप्यूटर का उपयोग क्या था? कैलकुलेशन करना, गणना करना। तो इन शब्द का मतलब भी यही बना। अब अगला प्रश्न कि गणना करने का सबसे पहला यंत्र कौन सा है? दोस्तों, गणना करने का सबसे पहला यंत्र है अबेकस, और इसका सबसे पहले यूज किया गया था चीन में। यानी प्रथम गणना करने का यंत्र।
यानी गणना करने का सबसे पहला यंत्र अबेकस है, जिसका यूज सबसे पहले कहां पर किया गया था? चीन में। दोस्तों कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है, कई बार उल्टा आ जाता है कि अबेकस क्या है, तो आप बताओगे अबेकस गणना करने का सबसे पहला यंत्र है। चलिए थोड़ी सी और बात करेंगे। जहां हम कंप्यूटर पढ़ना शुरू करते हैं वहां पर एक व्यक्ति का नाम ना ले, ये कहां तक सही बात है? और वो व्यक्ति है जिसके बारे में बात कर रहा हूं, आधुनिक कंप्यूटर का जनक। ये बिल्कुल जीरो या आधार से मैं कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा हूं। हिस्ट्री तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, जैसे इस टॉपिक के साथ हिस्ट्री जुड़ेगी मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग करवाऊंगा, लेकिन यहां पर ये परिभाषा बनाने के लिए मुझे सारी चीजों की आवश्यकता थी। तो जहां पर मैंने नाम जोड़ दिया चार्ल्स बेबेज, क्या जोड़ दिया? चार्ल्स बेबेज। एक बात और बताओ मुझे, इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, हम जैसे कोई पूछे कि भाई तेरे पापा का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, तो अपन तो अपने पापा का नाम, जैसे मेरे पापा का नाम है श्री मोहन लाल, तो मैंने क्या किया? श्री लगा के बता दिया। अब इंडिया वाले जिस भी नाम होते उसके आगे श्री लगा देते हैं। एक बार फीलिंग लो, दिखा, श्री चार्ल्स बेबेज। अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता। मेरे समझाने का मतलब ये है कि नाम ऐसे ही देखना है। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब एक पेपर में प्रश्न क्या है वो देखो। अब कुछ लोगों की आदत क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं इतना जल्दबाजी में जवाब देते हैं, जैसे मतलब मेरिट में आ ही गए हैं वो। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मैं जब 11th 12th को स्कूल में पढ़ाता था तो कई बार मेरी एग्जाम हॉल में ड्यूटी लग जाती थी। या जैसे मैंने अभी तक कोई कंपटीशन पेपर तो नहीं दिया, एक बार बहुत पहले जब पटवारी आया था 2015 की बात होगी, 13 की मुझे याद नहीं, तब दिया था, फेल था उसमें, मैं कोई क्लियर नहीं किया उसको। लेकिन जैसे ही वो पेपर मिला, कुछ लोग ऐसे पेपर को खोलकर नीचे से मुंह देके उसमें प्रश्न देखते क्या क्या आ रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, उस क्लास की हालत देखी, जब पेपर दिया था देते ही तो उसके अंदर ऐसे मुंह करके देख रहे थे खोल के भी उसमें नीचे क्या है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेपर है, सील लगा, ऐसे देखते हैं कौन से प्रश्न है। अब जैसे ही 1 घंटा आधा घंटा निकल गया तो पेपर तो पूरा हो गया, उस पे हेड डाउन करके सोए रहते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थियों की आदत है जल्दी करना है। अरे जल्दी किस चीज की? पेपर मिल गया, पहले OMR शीट को फिल कर लो, उसके बाद पेपर को कर लेना। लेकिन नहीं भाई, पहले पेपर में देखना क्या दे रखा है। तो वही बात मैं कर रहा हूं, इतनी जल्दबाजी में कई बार हम जवाब देते हैं कि प्रश्न गलत हो जाता है। राजस्थान पुलिस 2016 में एक पेपर लगा था जिसमें कंप्यूटर सिलेबस में नहीं था, फिर भी पूछा गया था। क्या था? लाइन में कोई बदलाव नहीं था, जो लिखा हुआ है वैसा का वैसा मैं लिख देता हूं। क्या लिखना था मुझे? देखो, आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक का शब्द आधुनिक था, कोई चेंज नहीं किया। आधुनिक के आगे कंप्यूटर लिखा था, कंप्यूटर में भी कोई बदलाव नहीं किया, केवल आगे एक शब्द जोड़ दिया, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज है क्या? नहीं। कुछ लोगों को तो कंप्यूटर दिख गया, आधुनिक दिख गया, जनक दिख गया, तो उनका जवाब सीधा ही हो गया। तो आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है उसे कहा जाता है एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। दोस्तों, जो हमने संरचना पढ़ रहे हैं कंप्यूटर की, या कंप्यूटर के बारे में हम जो चित्र देख रहे हैं, वो सब बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था वोन न्यूमैन। यानी अगर कोई कहे कि संरचना का जनक, तो आप बताओगे उसका नाम था वोन न्यूमैन। चलिए, वोन न्यूमैन के बाद हम छोटी सी एक और बात करते हैं जिससे हम आगे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा था प्रथम गणक, और नाम बताया था अबेकस। कहां पर काम आया था सबसे पहले? ये चीन में। दोस्तों, चीन के लोग तो आज भी अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। इस समय जो कोरोना वैश्विक महामारी फैल रही है, उन चीन वालों ने क्या क्या चीज का इस्तेमाल किया, उस वजह से सारी महामारी शायद चल रही है। चलिए, हम बात कर रहे थे प्रथम गणक अबेकस की, जिसमें मोती लगे होते हैं, लकड़ी का एक ढांचा होता है, ये बहुत पहले इस्तेमाल में लिया जाता था। इन सब के बारे में थोड़े आगे हिस्ट्री का जो टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, क्या गणना करने का सबसे पहला यंत्र ही अबेकस था क्या? मेरी दादी कहती है ना भाई, अबेकस तो नहीं था। दादी क्या कहती है वो सुनो।
एक दिन मुझे बोली कि गणना करने का सबसे पहला यंत्र बता। पढ़ी लिखी है, हरियाणा की इसलिए पढ़ी लिखी कि गणना करने का सबसे पहला यंत्र कौन सा था। मैंने कहा अबेकस। बोली नहीं था। मैं क्या किताबों में लिखा, मैं तो वही मानूंगा, तेरी मानूंगा नहीं। बोले बताने लग गई। बोले ठीक है, एक बात बता कि अगर छोटे बच्चे, जब तू छोटा था, जब गणना करता था, क्या तू अबेकस से करता था क्या। मैंने कहा नहीं। बोले कैसे करता था बता। तो मैंने कहा मैं कैसे करता था, 3 + 2 करने हैं तो मैं तो 1 2 3 1 2 तो कितना लिख दिया 5। बोले मैं अब गणना करती हूँ अबेकस से करती हूँ क्या। बोले ना। तो लाइन खींचती हूँ कि ना। बोले कैसे करती हूँ, इस हाथ से 1 2 3 1 2 गिन के 5 कर देती हूँ। तो बता गणना करने का सबसे पहला यंत्र ये हाथ हुआ कि अबेकस हुआ। भी गणना करने का सबसे पहला यंत्र क्या है, ये अपना हाथ गणना करने का सबसे पहला यंत्र है। यानी हाथ यंत्र नहीं है दोस्तों, इसी के आधार पर अबेकस काम करता है। तो कहने का मतलब हुआ, आप देखो एक बार ध्यान से, मेरे हाथ में कुल अंगुलियों की संख्या 5 है और ऐसे लाइन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कुल गिनोगे तो कितनी हो जाएगी। जल्दी कमेंट करके बताइए कितनी हो जाएगी। कुछ कह रहे होंगे सर 15 हो जाएगी। नहीं होगी 15, 4 × 12 और अंगूठे पे कितनी होती है, 2 ही होती है। यूनिवर्सल है ये। 14 लाइनें एक हाथ में बन जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबेकस के साथ साथ एक और चीज जिसके बारे में हमें देखना था। प्रथम गणक अबेकस था, इसके आगे मैं लाइन जोड़ दूं प्रथम और आगे लिख दूं यांत्रिक। प्रथम यांत्रिक, यांत्रिक को अंग्रेजी में बोलते हैं मैकेनिकल। पहला मैकेनिकल जो गणना करने का यंत्र है उसका नाम है पास्क लाइन। कई बार पूछ लेते हैं कि गणना करने का सबसे पहला यंत्र कौन सा है, तो आप बताओगे पास्क लाइन। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की। अभी जो हम चैप्टर पहला चल रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या परिचय, उसी के बारे में बात करते हैं। इतनी देर हमने कहा था कि कंप्यूटर केवल किसका काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है, या हम कहे गणना करने का ही काम करता है। तो दोस्तों जितनी भी मशीन होती है, अगर हम उसकी परिभाषा बनाएंगे तो सिंपल सी परिभाषा बन जाएगी। अब मैं कह रहा हूं परिभाषा, साथ में हम कहें डेफिनेशन। अब परिभाषा बनाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। साथियों का अनुरोध कर रहा हूं, जो क्लास रेगुलर लेना चाहते हैं वो कॉपी और पेन लेकर जो मैं बातें बता रहा हूं उन्हें लिख सकते हैं। आप एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। आप लाइव खत्म होने के बाद इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपका बार बार नेट खर्च नहीं होगा। आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हम बात करें परिभाषा की, डेफिनेशन की, तो मैं एक बात सिंपल सी बोल देता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि जितने डायग्राम में रिप्रेजेंट कर पाऊं आप लोगों के सामने उतना ही ज्यादा बेटर रहेगा। परिभाषा के लिए देखें कि कंप्यूटर एक मशीन होता है साथियों दोस्तों, इसमें सबसे पहला काम किया जाता है इनपुट का। क्या इनपुट के जस्ट बाद हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है क्या? नहीं। इनपुट के बाद दूसरे नंबर पे जो कंप्यूटर काम करता है उस काम को कहा जाता है प्रोसेस। यानी कंप्यूटर किसी भी चीज पर प्रोसेस करने के बाद ही हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। जो मैंने 3 नाम लिखे हैं, इन तीनों नामों से आप आसानी से कंप्यूटर की परिभाषा बना सकते हो, जो किसी भी रिलेटेड एग्जाम में आप काम में लोगे। एक लाइन आप डेफिनेशन के लिए अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए, जिसके अंदर परिभाषा को आधार बनाकर बात कर सकते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें हम इनपुट करते हैं, सीपीयू के थ्रू या द्वारा ये प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट डिवाइस से सही सही दे देता है आउटपुट। अब गुरुजी मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न आ रहा है, भी इनपुट करता कैसे है ये बताओ आप। तो दूसरा ये बताओ इनपुट करता क्या है। यानी मुझे तो इन 2 सवालों का जवाब दे दो, मैं अच्छे से पढ़ सकता हूं। यानी परिभाषा को सुंदर बनाने के लिए हमें ये करना है। चलिए पहला प्रश्न था कैसे। तो अगर हमें कंप्यूटर में इनपुट करना है तो हमें इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, माउस की आवश्यकता पड़ेगी। क्या हमें इनपुट करने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। प्रिंटर किसका काम करेगा, आउटपुट का। तो हम
पहले ये लिखें कि जिन चीजों से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनपुट, और अगला शब्द जुड़ जाता है डिवाइस। यानी इनपुट करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। ऐसे ही प्रोसेस का जो काम करता है उसे कहा जाता है सीपीयू। दोस्तों सिंपल सी बात बता रहा हूं, चाहे किसी सिलेबस में कंप्यूटर ना हो, इस सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ ही लिया जाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे ही जो आउटपुट का काम करता है दोस्तों उसे कहा जाता है आउटपुट, और अगला शब्द जुड़ जाता है डिवाइस। यानी मैं आप लोगों को सिंपल सी बात कर दूं कि कैसे वाला जो प्रश्न मैंने पूछा था, जिसका मैंने जिक्र किया था, उसका जवाब आप लोगों को मिल गया है। यानी कंप्यूटर में इनपुट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। प्रोसेस कैसे किया जाता है इसका भी जवाब मिल गया, और साथ ही साथ आउटपुट कैसे मिलता है इसका भी जवाब आप लोगों को मिल गया है। चलिए अब अगला प्रश्न है कि इनपुट होता क्या है। सबसे बड़ा सवाल है, अगर कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है आप लोग ये बात समझ गए तो आपकी आधी परिभाषा यहीं पर क्लियर हो जाएगी। दोस्तों कंप्यूटर में जो भी इनपुट होता है उस हर चीज को कहा जाता है डेटा। अगर हिंदी में कहें तो उसे कहा जाता है आंकड़े। यानी कंप्यूटर में जो भी इनपुट होता है वो डेटा और आंकड़े ही होता है। डेटा का प्रैक्टिकली कोई मीनिंग नहीं होता है, वो एक प्रकार का रॉ मटेरियल ही होता है जिसपे फर्दर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमारे लिए आउटपुट जनरेट कर देता है। चलिए अगर हम बात करें डेटा की तो हम कंप्यूटर में चाहे तो कोई भी नाम इनपुट कर सकते हैं, चाहे तो हम कोई नंबर इनपुट कर सकते हैं, और चाहे तो हम कोई इमेज इनपुट कर सकते हैं, चाहे तो हम ऑडियो आवाज इनपुट कर सकते हैं, और वीडियो, ये सब चीजें डेटा ही कहलाती है। साथियों दोस्तों अगर हम बात करें नेम और नंबर दोनों का एक ही नाम, यानी ये दोनों मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट। सब पर समझाने की बात या परिभाषा ये हुई कि जो भी कंप्यूटर में इनपुट होता है जिस पर मशीन प्रोसेस करती है, हमें रिजल्ट देती है, उस हर एक चीज को डेटा ही कहा जाता है। डेटा वास्तव में एक प्रकार का रॉ मटेरियल है जिस पर प्रोसेस करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डेटा कई प्रकार का हो सकता है, कांस्टेंट यानी फिक्स डेटा हो सकता है। जैसे हमने 5 लिखा, 5 हमेशा फिक्स है। कोई नाम भी इनपुट कर सकते हैं, चाहे तो हम फोटो ऑडियो वीडियो के रूप में भी डेटा इनपुट कर सकते हैं। लिटरली अगर मैं बात करूं, हम थोड़ी एडवांस क्लास पढ़ रहे होते तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर दे, किस प्रकार से कंप्यूटर में डेटा इनपुट होता है, कैसे उस डेटा पर प्रोसेस करके वो हमें परिणाम देता है। लेकिन जनरल सी बात मैं कर रहा हूं कि डेटा का जब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा, जब तक उस डेटा को सीपीयू क्या नहीं करता है, प्रोसेस। पहला और सिंपल सा मेरे मन के अंदर प्रश्न है, गुरुजी ये इनपुट के बाद आउटपुट बनता कैसे? यानी जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे सीपीयू उसे कन्वर्ट करेगा आउटपुट में प्रोसेस करने के बाद। यानी मुझे बताओ 3 और 2 कितने होते हैं? सब लोग कमेंट करके जल्दी से बताओ 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 5 होते हैं गुरुजी। एक कह रहा है सर 3 और 2 6 होते हैं गुरुजी। एक कह रहा है कि 3 और 2 1 होते हैं। अब देखो मेरा प्रश्न भी यही था कि 3 और 2 कितने होते हैं। लिटरली प्रैक्टिकली क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? क्या जवाब देने का मतलब हुआ कि क्या 3 + 2 करना था क्या? नहीं। अरे प्रोसेस तो कुछ है ही नहीं तो आउटपुट कैसे जनरेट होगा? तो डेटा मीनिंगलेस था। जब इस पे प्लस का चिन्ह लगा यानी प्रोसेस हुई तो कितना बना? 5। अगर मैं कहूं यहां पर गुणा का चिन्ह लग जाता तो ये 5 नहीं बनता, कितना बन जाता? 6 बन जाता। यहाँ पर माइनस लग जाता तो 1 बन जाता। डिवाइड करते तो 1 पॉइंट कुछ, ये डिवीजन में आंसर आता। तो कहने का मतलब डेटा मीनिंगलेस होता है, उस पर प्रोसेस होने के बाद ही डेटा मीनिंगफुल बनता है। अब मैं बात करूं कि डेटा के बाद कंप्यूटर में जब प्रोसेस हो जाती है तो किस स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। डेटा कंप्यूटर में इनपुट होता है, डेटा को बोलते हैं हम लोग आंकड़े, और आंकड़ों के बाद हम देखें आंकड़ों का सेट या आंकड़ों का अर्थपूर्ण समूह आपका कहलाता है इंफॉर्मेशन।
इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। मैं कहूं डेटा का समूह या अर्थपूर्ण डेटा क्या कहलाता है, तो आप लोग कह सकते हैं इंफॉर्मेशन या सूचना कहलाता है। इसके बाद अगला शब्द मैं लिखूं अंग्रेजी में पहले, इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इंस्ट्रक्शन के लिए मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं कमांड। इसको हिंदी में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं निर्देश। अब अगला शब्द है, जो भी कंप्यूटर में आप कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, उसका अगर समूह हो जाए, उस पर प्रोसेस हो जाए, तो एक नए स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसे कहा जाता है प्रोग्राम। यानी इंस्ट्रक्शन पर अगर प्रोसेस हो जाती है तो क्या बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। और किसी प्रोग्राम पर प्रोसेस होने के बाद वो एक नए रूप में आ जाता है जिसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर। साथियों, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, उस पर जितनी ज्यादा प्रोसेस करता जाएगा, वो एक लास्ट स्ट्रक्चर में हमें तैयार करके दे देता है। उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। और ये प्रश्न ऐसे उल्टा पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डेटा का समूह क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द सॉफ्टवेयर हो सकता है, या प्रोग्राम के लिए दूसरा शब्द हो सकता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या सेट ऑफ कमांड भी एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी बात की है इस बुक के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के डेफिनेशन की, परिभाषा की। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये परिभाषा आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आगे बात कर रहे हैं इस बुक के अकॉर्डिंग जो हम चला रहे हैं टॉपिक, उसी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण बोल दें, या कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं बात करें, तो हम कह सकते हैं साइज के अकॉर्डिंग, स्टोरेज, प्रोसेस, परफॉर्मेंस के अनुसार कंप्यूटर को 3 पार्ट में मुख्यतः डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर कौन सा था, ये सब कुछ बातें हम देखकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे सिग्नल जो, जैसे हम कहें टेम्परेचर मापने की कोई यूनिट होती है, या हम कहें फायर अलार्म कोई होती है, जैसे हम कहें जहां पर ताप और दाब से कुछ प्रोसेस करके हमें बताया जाता है, या पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर इस्तेमाल में लिया जाता है, वो सभी के सभी एनालॉग कंप्यूटर है। दोस्तों, आपने कभी जीके में सुना होगा, पढ़ा होगा कि भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ 1953 में यूज किया गया था। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर था, इसे कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में लगाया गया था। वो सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर था, अगर भारत के नजरिए से बात करें। साथ के साथ एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, ये कहता हूं कि जो सिग्नल इनपुट लेते हैं, इस प्रकार के सिग्नल लेते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, या हम कहें समय के अकॉर्डिंग इस प्रकार से चलते हैं, उन सिग्नलों को कहा जाता है एनालॉग सिग्नल। ये जो सिग्नल मैंने बनाने की कोशिश की है दोस्तों, ये एनालॉग सिग्नल है। यानी मेरे कहने का मतलब वो ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग इनपुट लेते हैं, जो एनालॉग इनपुट लेते हैं, उन सभी कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर ही कहा जाता है। साथ ही साथ हम बात करें कि एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं, तो इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग होते हैं। एक बार मैं इनका उदाहरण बताऊं कि कौन से कंप्यूटर है जो हम यूज कर रहे हैं और एनालॉग भी है। ऐसे जो कंप्यूटर है, अगर हम उनकी बात करें, यूज कर रहे हैं और जिन्हें एनालॉग कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं। दोस्तों, एक है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर है। दूसरा हम लोग कहें स्पीडोमीटर, ये भी एक प्रकार का आपका एनालॉग कंप्यूटर है। या मैं कहूं पेट्रोल पंप पर जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं, उन कंप्यूटर को भी हम एनालॉग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं या नाम से जानते हैं। एक छोटा सा प्रश्न जिससे ये एनालॉग कंप्यूटर थोड़े क्लियर हो जाएंगे, ये कहूं कि ये जो इनपुट लेते हैं, ये इनपुट आपका एनालॉग ही लेते हैं। जब ये इनपुट लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर, तो ये एनालॉग इनपुट लेते हैं और हमें आउटपुट को रूप में एनालॉग ही देते हैं। यानी एनालॉग इनपुट लेने के बाद हमें एनालॉग ही आउटपुट देते हैं, इसलिए इन कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर की, तो साथ ही साथ बता दूं
कि प्रथम भारतीय के साथ में एक वर्ड यूज करता हूं, स्वदेशी। दोस्तों 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा बनने लगे कि स्वदेशी शब्द का अर्थ या स्वदेशी किससे संबंधित है, तो भारतीय जो शब्द है वो स्वदेशी के साथ जुड़ जाता है। तो स्वदेशी सबसे पहला जो कंप्यूटर है उसका नाम है सिद्धार्थ। इसे 1953 में लगाया गया था और ये लगा था कोलकाता की सांख्यिकी विभाग। कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, जिसे 1953 में कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में लगाया गया था। ये आपका एक प्रकार का एनालॉग कंप्यूटर ही था। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी और बात करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं सोच रहा हूं कि जो मैं कंप्यूटर का वर्गीकरण बता रहा हूं उसमें आकार, गति, प्रोसेस, स्पीड, इन सबके आधार पर बात कर रहे थे। सबसे पहला हमने पढ़ा है, सीखा है, कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल इनपुट लेता है। एनालॉग इनपुट लेगा थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर या बोरोमीटर जिसे हम कहते हैं, वो पेट्रोल पंप पर जो काम आता है वो भी एक प्रकार का एनालॉग है। जनरली एनालॉग जो क्या काम करते हैं, एनालॉग इनपुट लेकर हमें एनालॉग ही आउटपुट देते हैं। कोलकाता के सांख्यिकी विभाग में सबसे पहले एक सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर लगाया गया था 1953 में, वो भी आपका एक एनालॉग कंप्यूटर था। चलिए आगे हम बात करें नंबर 2 पर, डिजिटल कंप्यूटर। साथियों, मित्रों, दोस्तों, अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, इस समय जिन कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही है। डिजिटल सिग्नल आपने फिल्मों में देखा होगा, इस हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले ऐसा चला, ये 1 लिखा, फिर नीचे आ जाता है ऐसे, इसे बोलते हैं 0। फिर ऊपर गया, इस बार इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ा देता हूं, इसका मतलब हुआ ये 1 1 है। ये 1 था तो ये 2 बन गए। फिर इसके बाद नीचे आया 0, ये 0 0 बन गया। वापस ऊपर गया, इस हिसाब से तो 1 बन गया। इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं, इन सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। साथ के साथ मैं आपको समझा देता हूं डिजिटल से संबंधित एक और सवाल। दोस्तों, डिजिटल का मतलब है, साथ ही साथ मैं कहूं तो लिख सकता हूं डिजिटल यानी बाइनरी। इसमें भी 0 और 1 होते हैं, इसमें भी 0 और 1 होते हैं, यानी पूरा का पूरा काम 0 1 या बाइनरी में ही किया जाता है। 0 1 या बाइनरी में किया जाता है। तो एक छोटा सा चित्र बनाता हूं जिससे शायद आपको बात समझ आ जाए। चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, चित्र देखकर बताओ, ये महिला का चित्र बना कि पुरुष का बना? गुरुजी समझ नहीं आ रहा भाई। इसके 2 चोटी बना दी मैंने, पैर बना दी, इधर सब कुछ बना दिया। लो, आप चाहो तो इसे मैं थोड़े से जयपुर के कपड़े भी पहना देता हूँ। ठीक है मेरी बात? ये मांग भर दी, मतलब ये लड़की नहीं औरत है। क्या नाम है इसका? श्रीमती। लिख रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि ज्यादा जोर ना पड़े दिमाग पर। श्रीमती, मेरे वाली श्रीमती नहीं है, ये श्रीमती दूसरी है जिसका नाम है एडा अगास्टा। याद रखना दोस्तों बात, श्रीमती एडा अगास्टा। अब भाई मैं पढ़ रहा था डिजिटल कंप्यूटर, 0 1 बताया, गुरुजी एडा अगास्टा कहाँ आ गई? दोस्तों प्यार में ऐसा होता है, पता नहीं आदमी कहाँ का कहाँ ही चला जाता है। तो बात वापस कर रहा हूं, श्रीमती एडा अगास्टा कौन थी? दोस्तों, इसे दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर भी कहा जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये डिजिटल बाइनरी जो पढ़ रहे हैं ना, ये कंप्यूटर को सबसे पहले सिखाने का काम किसने किया था, या किसने सबसे पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखा था? तो हम कह सकते हैं श्रीमती एडा अगास्टा। अब देखो, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि ऐसे पर्सन कुछ यूनिवर्सल है, इस बुक से भी इनका कोई संबंध है। एक लड़का बोला, गुरुजी एक बात बताओ, कंप्यूटर का जनक तो आपने चार्ल्स बेबेज को कह दिया, फिर माता? अब मैं माता बता दूंगा तो कल एक जना लिख देगा, गुरुजी कंप्यूटर का भाई बताओ, फिर बहन, मोसोई, जीजा, साला, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम इतनी बात नहीं कर सकते। अगर आप कहीं प्रश्न देख लो और कोई जैसे मान लो पूछ ले कि गुरुजी पिता तो कंप्यूटर है, अब माता बताओ, या कंप्यूटर का पिता तो चार्ल्स बेबेज है, गुरुजी माता बताओ, तो माता बता देना। कौन है माता?
श्रीमती एडा अगस्टा, जिसने बाइनरी नंबर को कंप्यूटर में सबसे पहले प्रोग्राम किया था। इसी औरत को कंप्यूटर की माता भी कहा जाता है। मान लो, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर हमेशा डिजिटल सिग्नल इनपुट लेते हैं और डिजिटल ही आउटपुट जनरेट करते हैं। देखो, ये जो डिजिटल आउटपुट या डिजिटल इनपुट की हम बात कर रहे हैं, ये 0-1 वाला होता है। और इस समय जिन कंप्यूटर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर ही है। और हम कहें इस समय सबसे ज्यादा जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर का कुछ वर्गीकरण है, डिजिटल कंप्यूटर के कुछ प्रकार हैं, जिनके आधार पर इस समय हम उन कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। तो आइए डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार, जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। यानी अगर कोई कहे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के हैं। हमने पढ़ा है, लिखा हुआ है बुक में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये भी आगे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, दूसरा है जिसे हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा है जिसे हम कहते हैं मिनी कंप्यूटर। चौथा है जिसे हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। इस समय सबसे ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर जिसे बोलते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर ही है। आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं, उस लैपटॉप या डेस्कटॉप का जो प्रिंटर है, कंप्यूटर है सॉरी, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर के सबसे पहले प्रकार सुपर कंप्यूटर की। दोस्तों, अगर देखा जाए, सबसे तेज और आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर या सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले कंप्यूटर ही सुपर कंप्यूटर है। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि एक बात बताओ मुझे कि आप लोगों को सुपर कंप्यूटर मिल जाए तो क्या करो? चलो इस बात को छोड़ देते हैं। आपको अगर एप्पल का जो आईफोन है, मान लो, उसका सबसे लेटेस्ट वर्जन मिल जाए, 11 प्रो या 11 जो चल रहा है, या OnePlus का फोन मिल जाए, या आपको वीवो का सबसे छोटा फोन मिल जाए, तो आप इन सब फोनों में कुछ अलग काम करोगे क्या भाई? अगर तुम्हें तो गेम खेलना, पबजी खेलना है तो पबजी खेलोगे, चाहे आईफोन दे दो, चाहे तुम्हें वीवो दे दो। तुम्हें सेल्फी लेनी है तो हमारा तो एक पर्टिकुलर यूज है, एक स्टूडेंट के नाते, एक टीचर के नाते, या हमको रिसर्चर तो है नहीं जो उसका इस प्रकार का यूज करेंगे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर कंप्यूटर हमारे जनरल पर्पज में कोई काम का नहीं है। आकार में काफी बड़ा होता है। एक सुपर कंप्यूटर बनाने में लगभग 3-4 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए ही खर्च होते हैं। प्रैक्टिकल बात करूं, नासा हो गया जो उपग्रह भेजने का, सैटेलाइट भेजने का काम करता है, या इसरो हो गया, इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट जो है रिसर्च का काम करता है, स्पेस इंस्टीट्यूट, वहां पर वो काम आता है। प्रैक्टिकली हम बात करें, सुपर कंप्यूटर देश के लिए उपयोगी होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कोई काम नहीं आता है। अगर हम सुपर कंप्यूटर का यूज देखें तो वेदर फोरकास्टिंग बोलते हैं, मौसम की जानकारी देता है। संचार यानी कम्युनिकेशन जो हम लोग करा रहे हैं सैटेलाइट के माध्यम से, उनमें भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। भूकंप संबंधी जानकारी भी देनी हो, ये देश और देश की जो एजेंसियां होती है उनके लिए उपयोगी चीज होती है, जिसके लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। थोड़ी सी सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे आगे। कहा कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे तेज यानी फास्टेस्ट होता है, लार्जेस्ट आकार में काफी बड़ा होता है, स्टोरेज कैपेसिटी संग्रहण क्षमता, भंडारण क्षमता इसकी सबसे ज्यादा, ये सबसे अधिक होती है। साथ ही साथ करें हाई डेटा प्रोसेसिंग स्पीड, काफी ज्यादा तेज होती है। अगर देखें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर के विकास में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था सेमूर क्रे। इसने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 600 लगभग हम कहें 1964 में बनाया था। ये लगभग डेट है इसकी। एक और बात करूं, कंप्यूटर में डेट संबंधी सवालों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। NCERT अलग स्टैंडर्ड फॉलो करता है उसके लिए, और जो और किताबें मार्केट में हम लोग यूज कर रहे हैं वो थोड़ा अलग स्टैंडर्ड रखता है, तो इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो डेट ज्यादा अपन यूनिवर्सल नहीं मानते हैं। प्रथम सुपर कंप्यूटर अमेरिका में बना था, CD 600। ये कंप्यूटर था 1964 में बना था। सेमूर क्रे का इसमें काफी योगदान रहा था, इसलिए इसे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। प्रथम अगर बात करें, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में जो है वो सुमित है। उसका दूसरा नाम कहीं अमेरिका में से बोलते हैं
IBM OLCF अमेरिका में है, जो काफी तेज गति से गणना करने का कार्य कर सकता है। बुक के अकॉर्डिंग मैं एक दो सुपर कंप्यूटर के नाम और लिख रहा हूँ। ये सेरा एक सुपर कंप्यूटर है, IBM का ये सेक्यूइनको सुपर कंप्यूटर है, ये जापान का है। ये अलग अलग सुपर कंप्यूटर, इस समय तो लगभग देशों के पास 2-2, 4-4, 5-5 सुपर कंप्यूटर भी है, जो अलग अलग विभागों में अपने अकॉर्डिंग वो काम में ले रहे हैं। साथ ही साथ बात करें प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर, अच्छा प्रश्न है जो पूछ लिया जाता है। परम भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, टेक्निकली उसे परम 8000 कहा जाता है। उसके बाद परम 10,000 1998 में बना, और परम कंप्यूटर का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है या संस्था का नाम है सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन इंडिया, यानी पुणे में स्थित है, जिसने सुपर कंप्यूटर बनाया था। भारत के पास और भी सुपर कंप्यूटर है, जिसमें आदित्य है एक नाम, प्रत्युष है, मिहिर है, और वर्तमान में भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम शिवाय। परम शिवाय यानी परम का ही नेक्स्ट वर्जन बनाया गया है, उसी का नाम है परम शिवाय, जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले की बात करें तो प्रत्युष और मिहिर दोनों बराबर गति पर काम करने वाले सुपर कंप्यूटर थे। यानी अगर किसी ऑप्शन में परम शिवाय का नाम ना देकर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आप उस कंडीशन में प्रत्युष आंसर दे सकते हो, मिहिर भी आंसर दे सकते हो, दोनों बराबर गति पर काम करने वाले सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों एक और छोटी सी बात, रोजाना बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वो प्रश्न है, सुनो। कहा कि सर आप एक बात बताओ कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उसकी गति किसमें मापी जाती है। चलो सुपर कंप्यूटर की गति की बात नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूं कि कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति है वो किसमें मापी जाती है। ये 2-3 सवाल रोजाना परेशान करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। दोस्तों साथियों कोशिश करता हूं कि आज मैं आपको उस कंसेप्ट को क्लियर कर दूं जो आप लोग रोजाना पढ़ रहे हैं और सोच रहे होंगे कि कौन सा कंसेप्ट कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, अगर मैं लिखूं माइक्रो सेकेंड, अगर मैं लिखूं नैनो सेकेंड, अगर मैं लिखूं पिको सेकेंड, मैं ये 3 शब्द लिख रहा हूं, ये सुने हुए शब्द हैं, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड। इसके अलावा मैं एक और शब्द लिख रहा हूं जो आपका सुना हुआ होगा MHz। चलिए MHz से पहले मैं लिख देता हूं HZ, फिर लिख देता हूं MSZ, फिर लिख देता हूं GHZ, फिर लिख देता हूं THZ। ये कुछ शब्द हैं जो आपके सुने सुनाए शब्द, जगह इसलिए छोड़िए कि कुछ बातें मैं इनके साथ यहाँ पर जोड़ दूंगा या कहूंगा ऐड कर दूंगा। साथ में एक और शब्द आप लोगों ने सुना होगा BPS, या ऐसे देखा होगा KBPS, या देखा होगा MBPS, या यूज किया होगा GBPS, आजकल तो TVPS, ऐसे शब्द भी यूज करते हैं। एक और शब्द यहाँ पर लिख रहा हूं मैं जो आप लोगों ने सुना है फ्लोप्स, इसका पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अच्छा, इस फ्लोप्स के आगे जोड़ देता हूं मैं गीगा फ्लोप्स, इसके आगे जोड़ देता हूं मैं टेरा फ्लोप्स, इसके आगे जोड़ देता हूं एक्सा फ्लोप्स। अब उम्मीद करूंगा इन चारों चीजों से आपकी वो बातें क्लियर हो जाएगी जो आप लोग स्पीड के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। दोस्तों इस किताब में कुछ बातें दे रखी है, कुछ हिडन बातें हैं जो हमें सीखनी है, इसलिए दोस्तों हम आधार बनाकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं बता रहा हूं कि जो सीपीयू होता है, जो कंप्यूटर होता है, जो सुपर कंप्यूटर होता है, उसकी गति मापने की यूनिट होती है, उसकी गति मापी जाती है। कैसे सीपीयू की गति काम करती है, जैसे कंप्यूटर की गति काम करती है, कैसे इंटरनेट की गति काम करती है, उनके बारे में बात करते हैं। इसमें मुझे सबसे पहला जो सबसे आसान लग रहा है, मैं इसके बारे में पहले बात करता हूं। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर करते हैं, यानी डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, उसकी गति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बीपीएस। ये शब्द है जो मैंने लिखा है, ये किसके काम आएगा? इंटरनेट की गति। यानी अगर आपको इंटरनेट की गति मापना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे बीपीएस का। यहाँ पर बीपीएस का मतलब होता है बिट पर, और अगला वर्ड जुड़ जाएगा सेकंड। इधर में लिखा है केबीपीएस। ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, आज के बाद इससे संबंधित कोई सवाल ना बने। साथ ही साथ साथियों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो हम पढ़ रहे हैं, आपको किस प्रकार ये चीजें समझ आ रही है, क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। जो लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, आपके मित्र हैं, आपके साथी हैं, उनसे आप इसे शेयर कर दीजिएगा। जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक मैं अनपेड यानी फ्री क्लासेस में काम करूंगा। और अभी हम एक पहला चैप्टर जो आरएससीआईटी की बुक है उसका लेकर चल रही हैं। आपको आसानी से मार्केट में कहीं भी आरएससीआईटी की बुक जो है, जो अपन कहें आरकेसीएल द्वारा आपको फ्री दी जाती मिल जाएगी। बात करते हैं केबीपीएस, पूरा नाम होता है केगा किलो। अब इस बी का मतलब बाइट नहीं होगा क्योंकि स्मॉल लिखा है, बिट अगला हो जाता है पर, और अगला वर्ड हो जाता है सेकंड। ऐसे ही बात करें एमबीपीएस की तो एम का मतलब हो जाएगा मेगा, इधर वाला शब्द ऐसा कैसा रहेगा, बिट अगला वर्ड पर, अगला वर्ड सेकंड। एक बात मैं उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गई होगी कि इंटरनेट की जो गति है, डेटा डाउनलोड की, अपलोड की, रिसीव करने की, सेंड करने की, उसे मापने की जो यूनिट होती है, उनमें इसका का कोई संबंध नहीं है, उसमें ये यूनिट होती है। तो आज की बात इंटरनेट से संबंधी अगर गति मापने की इकाई यूनिट पूछे तो आप बता दोगे आसानी से। यहाँ पर जीबीपीएस का मतलब हो गया गीगा, और बिट पर, और अगला शब्द इसके साथ जुड़ गया सेकंड। चलिए दूसरा कंफ्यूजन दूर करता हूं। इस समय हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे थे या सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो सुपर कंप्यूटर की गति मापने की यूनिट होती है, उसे कहा जाता है, उसे बोलते हैं अपन फ्लोप्स। जिसे बोला जाता है फ्लोप्स, फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। यानी इतनी तेज गति से ऑपरेशन करता है, फ्लोटिंग पॉइंट में उन्हें यूज करना होता है। तो सबसे पहला लिखा मैंने गीगा फ्लो, फिर टेरा फ्लो, फिर एक्सा फ्लो। इसके बीच में आप यूज करना चाहो तो पेटा फ्लोप्स भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इस समय सुपर कंप्यूटर इतना तेज गति से काम करता है कि एक्सा बाइट से भी जो एक्सा फ्लोप है उसके कोडिंग भी काफी तेज गति से काम करता रहता है। गीगा सबसे कम वाला हुआ, उससे ज्यादा टेरा, उससे ज्यादा पेटा, और सबसे ज्यादा एक्सा वाला। अब तो एक्सा जो बाइट है या एक्सा फ्लोप्स है, उससे भी तेज गति से काम करने वाले सुपर कंप्यूटर धीरे धीरे मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। अब आते हैं इधर माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड पर। पहले इनका अर्थ लिख देता हूं, 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12। टेक्निकल बात है कि 1/10 की घात 6 का मतलब 10 लाख, यानी 1/10 लाखवें भाग में भी कंप्यूटर प्रोसेस करने का काम कर देता है। सीधा सा सवाल आपको ये कहे कि भाई तू तो ये बता कि कंप्यूटर की गति को किसमें मापा जाता है। ये जो लिखा है मैंने कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं है जो हम जनरल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इस कंप्यूटर की गति की जगह मैं लिख दूं सीपीयू की गति। जो सीपीयू है आपका, उसकी गति को किसमें मापा जाता है। तो साधारण भाषा में सीपीयू रैम का, प्रोसेसर का, मदरबोर्ड का, सभी का पार्ट इंक्लूड करता है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो गति मापने की यूनिट या इकाई है वो क्या होगी, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड या पिको सेकंड। नैनो सेकंड का मतलब 10 की घात -6, माइक्रो सेकंड का मतलब 10 की घात -6, नैनो सेकंड का मतलब 10 की घात -9, पिको सेकंड का मतलब 10 की घात -12। और इस तरह हम यूज करेंगे सीपीयू की गति या कंप्यूटर की गति। अब इसे लिखा है HZ, इसे बोलते हैं अपन हर्ट्ज।
ठीक है, इसे बोलते हैं मेगाहर्ट्ज, इसे बोलते हैं गीगाहर्ट्ज, इसे बोलते हैं टेराहर्ट्ज। अगर हम बात करें तो जो लिखा है बोर्ड पर मैंने, ये है आपके माइक्रो प्रोसेसर की गति। माइक्रो प्रोसेसर की गति यानी जो अपना सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, उसकी गति को किस में मापा जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं उसकी गति को मापने के लिए हर्ट्ज का यूज करते हैं। देखो दोस्तों, ये 4 चीजों की गति के बारे में मैंने बात की। जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे और किसी चीज की गति मापनी होगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों याद रहना चाहिए, जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी गति को किससे मापा जाता है बताओगे? फ्लॉप्स, इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड अपलोड करने की गति को बीपीएस में, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पर सीपीयू के साथ इस्तेमाल में लिया जाता है, उसकी गति के लिए एचजेड यानी हर्ट्ज का यूज करते हैं। और जो आपका कंप्यूटर होता है, सामान्य प्रश्न है कि कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है? फ्लॉप्स में नहीं, हर्ट्ज में नहीं और बीपीएस में भी नहीं। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड। दोस्तों एनसीईआरटी कक्षा 9, 10, 11 की किताबों का अपन अध्ययन करेंगे इस जो सेक्शन हमने आरएससीआईटी बुक का लिया है उसे खत्म होने के बाद। अगला है अगले नंबर पे जिसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हमने देखा सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर का ये पार्ट था। सुपर कंप्यूटर के बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों अब बात कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर का दूसरा प्रकार जो होता है उसे हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है, यानी कम गति वाला कंप्यूटर होता है। और साथ में बात करें कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग तो हम रिसर्च वगैरह में करते हैं। ये सुपर कंप्यूटर से छोटा है, धीमा भी है और इसकी डेटा हैंडलिंग जो क्षमता है सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम है। बात करें इसकी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सरकारी ऑफिस जो होते हैं, सरकारी कंपनियां होती है, वो इसका उपयोग करी, बड़ी बड़ी कंपनियां इनका इस्तेमाल करती है। उदाहरण ये 2 जो मैंने लिखे हैं ये इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। साथ ही साथ काम करें बैंकिंग सेक्टर में, जहां पर एक बैंक है, ईयू बैंक मान लेते हैं, एक्सिस मान लो या एचडीएफसी, जो भी आप नाम लेना चाहो, उन बैंक का पूरा डेटा मैनेज करने के लिए एक सर्वर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। साथ ही साथ इस समय ये यूट्यूब क्या कर रहा है? वीडियो स्टोर कर रहा है, फेसबुक हमारे डेटा, मैसेज, व्हाट्सएप भी ऐसा कर रहा है। उन सभी कंपनियों को भी सर्वर कंप्यूटर बनाने के लिए इस मेन फ्रेम कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। फाइनेंस के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ मैं कहूँ एजुकेशन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जनरली ज्यादा महंगा नहीं होता, 1,00,000 1.5 लाख रुपए में आ जाता है। इसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। वैसे हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें सीपीयू के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो एक नहीं होता, वो 500, 600, 700 कंप्यूटर मिलकर वो निर्माण करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मिशन मंगल मूवी देखी हो तो वहां पर एक पूरा डिस्प्ले स्क्रीन था, अलग अलग उस पे लोग काम करके एक ही स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे थे, वो भी एक प्रकार के सुपर कंप्यूटर से ही काम हो रहा था। आगे चले मिनी कंप्यूटर में, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से धीमा होता है। मध्यम कंपनियां जो होती है उसका यूज करती है। प्रोडक्शन हाउस जैसे जो कंपनियां कुछ बनाने का काम करती है, छोटे उद्योग वगैरह है, उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। सामान्य सर्वर की बात करें, स्कूल, कॉलेज, कोचिंगों में एक से ज्यादा कंप्यूटर जोड़ने के लिए जो सर्वर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जनरली जियोन सर्वर टाइप का कंप्यूटर आता है, उसे भी मिनी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ये 2-3 मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है दोस्तों। जी हाँ, अब हम बात कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इस समय काम में आता है या सबसे ज्यादा संख्या में कौन से कंप्यूटर है, तो हम बात कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर इस समय सबसे अधिक संख्या के आधार पर देखे जाए तो कंप्यूटर है। उसमें सिलिकॉन की चिप लगी होती है जो बहुत छोटी होती है, इसलिए उस साइज छोटे होने की वजह से ही उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। साथ ही साथ करें माइक्रो कंप्यूटर या हम कहें इस समय जो कंप्यूटर इस्तेमाल में ले रहे हैं ये 4थी पीढ़ी के ही हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उपयोगी है, हम कहें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर ही माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप हो गया जिसे गोद में रखकर आप आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं, काम में लेते हैं, उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम कहें कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इस समय जो कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं, ई मित्र की शॉप से लेकर हम कहें शिक्षा, संचार, मेडिकल, स्कूल, कॉलेज, सब जगह पर इस पर्सनल कंप्यूटर का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण हम कर रहे थे, उसमें हमने 3 प्रकार देखे थे। पहले प्रकार के बारे में हम लोगों ने बात की थी, बताया था एनालॉग कंप्यूटर।
दूसरा प्रकार है जिसके बारे में हमने बात की, बताया डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा प्रकार जो सोचने और समझने वाला है, जिसका प्रश्न बनने के चांसेस भी है, ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण पाए जाते हो, उसे हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर, तो इसके अंदर हम एनालॉग की बात करें तो एनालॉग के गुण भी होते हैं और साथ ही साथ डिजिटल के गुण भी होते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। आपने देखा होगा कई बार आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ब्लड जो बीपी मापने की मशीन लगी होती है, यहाँ पर वो मशीन लगाकर उसके ऊपर दिखा देता है कि इतना हो गया। या हम कहे ऐसी कोई भी मशीन जो चिकित्सा के क्षेत्र में या ताप और दाब मापने के क्षेत्र में काम आती है, जिसमें सिग्नल ताप या हम कहें उसका इनपुट लेकर वो हमें डिजिटल आउटपुट दे देता है। यानी जैसे हमने टेम्परेचर नापा, अपने स्क्रीन का और दिखा दिया कि इतने डिग्री टेम्परेचर है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण में आता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के वर्गीकरण की, तो यहाँ पर कंप्यूटर का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर के अनुसार हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या विशेषता पाई जाती है और कंप्यूटर में क्या क्या कमियां पाई जाती है। दोस्तों, हम लोग बात करें कंप्यूटर की विशेषता या कमियों की, तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी जो कमी है, सबसे पहले हम कमी का डिस्कशन करें, या हम लोग ऐसे लिखें कि कंप्यूटर की विशेषता, कमियां और उपयोग, चलिए उनके बारे में बात करते हैं, जिससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर में क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या कमियां पाई जाती है और किस क्षेत्र में हमारे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं RSCIT की बुक के पहले चैप्टर की, जो आरके सेल द्वारा प्रमाणित है। वर्धमान ओपन जो कोटा यूनिवर्सिटी है वो इसे पब्लिश करती है, उस बुक का पहला चैप्टर है। उसके अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट दे रखे हैं उसी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसमें अब हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो हमारा है उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या कमियां हैं और किस किस क्षेत्र में वर्तमान में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि स्पीड, यानी कंप्यूटर काफी तेज गति से काम करता है, जो मानव सोच नहीं सकता उससे भी ज्यादा कार्य इस समय कंप्यूटर कर रहा है। एक जगह प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर की गति ज्यादा तेज होती है या मानव के मन की गति ज्यादा तेज होती है। तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। मैं भी जोधपुर पहुंच गया हूं, फिर थोड़ी देर में अलवर पहुंच जाऊंगा। क्या ऐसा कंप्यूटर कर सकता है क्या? यानी कहने का मतलब कंप्यूटर की गति तेज होती है या मानव मन की गति तेज होती है? तो आपको इसका सोचते ही जवाब देना है कि कंप्यूटर की गति से मानव मन की जो गति होती है, यानी मैंने की गति, मन की गति क्या होती है? तेज होती है। शुद्धता का मतलब ये हुआ कि भाई हम तो इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, कोई काम के लिए मना भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो हर काम को एक्यूरेट करता है, यानी एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखता है। अधिक भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज का सिंपल सा मतलब हुआ आप जितना मर्जी डेटा अलग अलग डिस्क में अलग अलग तरीके से कंप्यूटर में संग्रहित यानी स्टोर कर सकते हैं। विविधता का मतलब है अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर कार्य करता है, आपको किसी काम के लिए मना नहीं करता है। परिश्रम यानी डेलिगनेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी कार्य को कंप्यूटर को करने के लिए बोले, वो थकेगा नहीं, उस कार्य को बहुत आसान तरीके से आपको हल करके दे देगा। लिमिटेशन का मतलब होता है कमी। तो कंप्यूटर में जो जनरल कमी है वो एक तो मूक यानी डम मशीन है, जो मानव कहेगा वही काम करेगा। इसमें IQ लेवल क्या होता है? 0 होता है, यानी कंप्यूटर की जो बुद्धि होती है, सोचने समझने की शक्ति होती है, वो बिल्कुल भी नहीं होती। जैसा आप बोलोगे वैसा ही मशीन करती जाइए। दोस्तों, पहले हम लोग कॉमर्स पढ़ते थे तो हमने सुना था बड़ियों की भाषा में, पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले। लेकिन दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी कि इंटीग्रिटी को फॉलो करता है। यानी अगर आपने किसी को 9:40 पे फोन मिलाया, उसको आपने गाली दे दी, तो उसके फोन में गाली रिकॉर्ड हो जाएगी। आपने कितने बजे फोन किया, 9:10 पे फोन किया, तो उस चीज को प्रमाणित करके आप लोगों को दे देगा। लेकिन उसमें ये क्षमता नहीं है कि भाई अपना ओनर किसी को गाली दे वो रिकॉर्ड ना करें, वो ऐसा नहीं सोच सकता है।
तो मेरे बताने का मतलब ये कंप्यूटर की कमी और विशेषता थी। अब बात करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों इस समय कंप्यूटर का यूज ऐसा कोई जगह नहीं बचा है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता हो। अगर हम टेक्निकल बात करें कंप्यूटर या ऑनलाइन क्षेत्र की, डिजिटल क्षेत्र की, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट बनाई थी। उसके बाद पिज्जा जिससे अपन डिलीवर करते हैं, पिज्जा हट ने भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट सबसे पहले डिलीवरी के लिए बनाई थी। इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा और आगे हम इंटरनेट वाले टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बात करते हैं घरों में होमवर्क बच्चों का कराने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। इंटरटेनमेंट का मतलब हो गया कि हम कंप्यूटर से फिल्में देख लेते हैं, कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देख सकते हैं। भाई सब्जी बनानी किसी को नहीं आती तो वो सब्जी कैसे बनती है उससे भी देख सकते हैं। ईसा मधुलिका देखती है वो, उससे खाना मिल रहा है मुझे। सोशल मीडिया की बात करें फेसबुक व्हाट्सएप से भी हम आसानी से परिवारजनों से बात कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, ये चलता है। एजुकेशन की बात करें स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी बहुत अच्छी चीज है। इस समय इस लॉकडाउन ने इन तीनों चीजों को काफी बढ़ावा दिया है। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि हम क्लास में पढ़ाते समय इंटरनेट, मोबाइल या कंप्यूटर की उपकरणों का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब है कि हम लाइव कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। जहां भी ऑनलाइन का मतलब हो गया, मतलब हुआ कि इंटरनेट का उपयोग करके आप वो काम कर रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब हुआ आपको किताबों का भार या झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं, आपको हर चीज पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हो जाती है, जिससे आप आसानी से मोबाइल की सहायता से ही पढ़ सकते हैं। अगला बात करें व्यापार और बिजनेस में कम्युनिकेशन के लिए, अगर पहले एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से बात करता था या कोई जानकारियां शेयर करता था तो वर्बल होती थी या हम कहें मैनुअल होती थी। इस समय जो जानकारी है वो कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से डिजिटल चली जाती है। क्रय विक्रय, सेल्स परचेज में आजकल बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां आ गई है जो कंप्यूटर के माध्यम से सेल और परचेज का कार्य करती है। मेडिकल एंड रिसर्च में दोस्तों इस समय डिफेंस में भी कंप्यूटर का काफी योगदान है। हथियार बन रहे हैं, किस प्रकार टैंक काम करेंगे, उनसे संबंधित कामों के लिए भी हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। देखो जो मैं लिख रहा हूं ये थ्योरिकल हमें नॉलेज चाहिए था। अब जो बोर्ड पर लिखा है उसमें ज्यादा प्रश्न बनने वाली बात नहीं है। ये तो केवल आप इस मशीन का यूज कहां कहां पर कर रहे हैं ये जानकारी देने के लिए हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर के अंतिम पॉइंट को लेके चलते हैं दोस्तों। जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं एक पीडीएफ या इमेज ऐड कर दूंगा इस वीडियो के बाद, जिससे इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बता सकते हैं। अगले वीडियो शुरू होने से पहले पुराने वाले पेपर के मैं सोल्यूशन या प्रश्न करवा दूंगा और उम्मीद करूंगा अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला वीडियो आपको लगभग 11 जून को मिल जाएगा। 11 जून को पहला वीडियो डालने के बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया के बाद एक दिन छोड़कर यानी 13 जून से मैं इन वीडियो को रेगुलर करूंगा। इसलिए आप वीडियो देखने के बाद एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि मुझे ये लगे किस प्रकार कितने समय का वीडियो बनाना है। अभी लगभग ये 1 घंटे से ज्यादा का या 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जिससे हम इस पूरे एक क्लास को एक ही वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार अगर ज्यादा समय होगा तो हम 30-40 मिनट जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो स्टूडेंट सजेशन देंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं, इसमें कह रखा है कि एक टॉपिक होता है, एक भाग होता है कंप्यूटर सिस्टम जिससे बनता है, उसमें पहला रोल होता है हार्डवेयर का और दूसरा रोल होता है सॉफ्टवेयर का। तो आज की क्लास में अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस करते हैं हम कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये 2 डिस्कशन के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दोस्तों पहला चैप्टर फिनिश करने के लिए हमें 2 चीजों की जानकारी लेनी है। सबसे पहला वर्ड है जिसे हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग होते हैं, भौतिक भाग को बोलते हैं फिजिकल पार्ट। हम बोले भौतिक भाग यानी हम कहें फिजिकल पार्ट। फिजिकल पार्ट का मतलब हुआ जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे कहा जाता है हार्डवेयर। इसे बोलते हैं अपन तार्किक भाग। तार्किक भाग का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिकल पार्ट। तार्किक भाग को बोलते हैं लॉजिकल पार्ट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते।
देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। उदाहरण पर बात करें, जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है कीबोर्ड, होता है माउस, होता है मॉनिटर, ये सभी के सभी हार्डवेयर है। जैसे हम बात करें गूगल क्रोम, आप लोग इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल में ले रहे होंगे, या हम लोग बात करें मोजिला फायरफॉक्स, ये वेब ब्राउजर की बात कर रहा हूं। साथ में बात करूं वर्ड की, एक्सेल की, टैली की, ये सभी के सभी आपके सॉफ्टवेयर में आते हैं। दूसरे अपन साथ डिस्कस करें इसके, तो कह सकते हैं जो हार्डवेयर होते हैं या जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन दोनों से मिलकर ही हमारा कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से काम करता है। यानी अगर कहें कंप्यूटर में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मशीन काम नहीं करेगी। दूसरी भाषा में इनके साथ में एक शब्द जोड़ूं, किसी भी हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यानी मैं कह सकता हूं सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स हार्डवेयर। एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। दूसरी बात करें सॉफ्टवेयर के साथ, तो कह सकते हैं प्रोग्रामों का समूह। यानी प्रोग्रामों का समूह जो होता है उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर क्या कहते हैं, हार्डवेयर होता है पेरिफेरल उपकरणों का समूह। पेरिफेरल उपकरणों का जो समूह होता है उसे हार्डवेयर कहा जाता है। पेरिफेरल उपकरण कौन से होते हैं, वे सारे उपकरण जो एक्सटर्नली कंप्यूटर से जुड़ते हैं, बाहर की ओर से जोड़े जाते हैं, अंदर भी लगे होते हैं, वो भी हार्डवेयर होते हैं, जब टच कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक और बात करके खत्म करते हैं इस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के डिफरेंस को। प्रैक्टिकली हम ऐसा कह सकते हैं, अगर कोई हार्डवेयर की क्षमता बढ़ानी हो, हमें इसकी क्षमता बढ़ानी है, तो इसको करना पड़ेगा अपग्रेड। अच्छा, अगर इसकी क्षमता हमें बढ़ानी है तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट और अपग्रेड का मतलब क्या हुआ, सपोज करते हैं आपके फोन में 4 GB का मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, तो आपके फोन की एक्सटर्नल स्टोरेज क्षमता 4 GB हो गई। क्या कभी 4 GB को 8 GB बना सकते हैं क्या? अगर आप 4 GB को 8 GB बनाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, 4 GB का हटाकर 8 GB का नया लगा दो, या 4 का पहले से लगा था 4 का उसके साथ लगा दो। भाई यही तो हम बात कर रहे हैं अपग्रेड करने की। लेकिन अगर व्हाट्सएप में कोई एक फीचर नहीं आ रहा, क्या दुकान से लाकर लगा सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होता है। क्या कोई मोबाइल मेरे पास, जैसे मेरे पास OnePlus 6T फोन है, क्या इसे 7T बना सकता हूं क्या, या 6 Pro बना सकता हूं क्या? नहीं, इसमें जो फीचर है वही रहेंगे। हार्डवेयर मुझे नया ही परचेज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का कोई वर्जन आगे पीछे मैं कर सकता हूं। एक और लास्ट बात, हार्डवेयर की लाइफ कम होती है, वो 1-2 साल में खराब हो जाता है। सॉफ्टवेयर लाइफ लॉन्ग होता है, अगर एक बार आपने सॉफ्टवेयर बनवा लिया तो वो खराब नहीं होता है, उससे पर्टिकुलर टाइम पर आप अपडेट मेंटेन करके काम चला सकते हो। दोस्तों ये था हमारे NCERT कहें या हम कहें RKCL की या राजस्थान में कंप्यूटर से संबंधित प्रमाणित बुक का पहला चैप्टर। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर या आज की क्लास पसंद आई है तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त होते